साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चोरी के शक में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। भीड़ ने बुरी तरह से उन्हें मारा, जिससे उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बेरहमी से मारा है, फिर पेड़ से बांधा। मदद की गुहार के बाद भी इलाज नहीं कराया गया। तड़प तड़प कर 70 साल के बुजुर्ग जो हैं वो अपने प्राण त्याग देते हैं। मृतक का बताया जा रहा था आपराधिक इतिहास। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी। परिजनों का आरोप, घर से बुलाकर हत्या की है। इकोना पुलिस पर परिजनों ने आरोप लगाए। इंसाफ के लिए थाने गए, थाने से भगाया गया। इकोना थाना क्षेत्र के बक्सरिया गांव की वारदात है। अब एक बात जो कही जा रही है कि क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, ये पुलिस जांच करेगी, ये पुलिस तय करेगी, लोग तय नहीं करेंगे, भीड़ तय नहीं करेगी। भीड़ को किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है कि आप किसी को मार डालें। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जिन्होंने इस बुजुर्ग पर हाथ उठाया। इसकी मौत हो गई, 70 साल उम्र थी। घरे शाम का खाना खाएं, बैठे रहे, आए बोले बतवाने। फिर मतलब पास में मंदिर है, घर बना है हाथा, हुआ बलाए लेके गए, खाइन पीन, फिर बैठे रहे, बलाए लेके गए, फिर उनका जान से मार दिए। फिर भी पुलिस सुबह भाई तब मतलब उल्टे मारिन, उल्टे रिपोर्ट है, मतलब तब हम लोग का सूचना है। यहाँ से बना रहा खाना खाए ना, तक चले गए मंदिर लिखे वाला, तो हुआ लेके गया। तब अठी आया, 2 जने आया वही ब्यूटी पे, तो कहें चलो हमारे साथ, तो चले गए। अब वहाँ ले गया मारे गोली चलाए, जिन्हें मार देंगे। और हम नहीं जान पाए ना, सरकारी साहब हम जान पाए कि गोली चलाएंगे कि भाला से मारेंगे। ये सब खून खच्चर है साहब। तो तस्वीरें दिखाई नहीं जा सकती आपको, इस तरह से हैं। भीड़ ने तड़पा तड़पा कर बुजुर्ग की हत्या की है। परिवार का कहना है कि घर से बुला कर ले गए थे ये लोग। अगर इस एंगल पे भी जांच होती है तो फिर ये मर्डर है प्रॉपर। अशफाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशफाक, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई क्या? इस मामले में क्या निकल कर आया? जी, आपको बताते हैं कि जो मृतक है वो गिलोला थाना क्षेत्र के अख्तर नगर का रहने वाला है। इससे कुछ ही दूर पर बक्सरिया गांव है जो कि इकोना थाने में पड़ता है, जहां पर उत्साही भीड़ ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले बुजुर्ग को जमकर पीटा गया, उसके बाद बांस के पेड़ से उसे बांध दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत को लेकर जहां एक तरफ ये भी बात कही जा रही है कि मृतक चोरी के इरादे से घर में घुसा था और घर वालों के जागने पर हाथापाई हुई, इसके बाद ग्रामीणों की पिटाई से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार इकोना पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि मृतक पहलवान के घर से खाना खाने के बाद सोने जा रहा था। इसी बीच बक्सरिया गांव के एक व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया और बुजुर्ग की हत्या कर दी। आरोप यह भी है कि पुलिस ने हत्या के आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित परिवार के ही मृतक बेटे को थाने के अंदर बंद कर दिया और महिलाओं को थाने से भगा दिया। बहरहाल सीओ इकोना जांच में जुटे हुए हैं। मृतक चोरी करने के दौरान मारा गया या फिर घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। पर सच्चाई यही है कि भीड़ ने एक बुजुर्ग को तालिबानी सजा देते हुए उसकी पीट कर हत्या कर दी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। खबर इटावा से आपको बता देते हैं। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की निर्मम हत्या हुई है। प्रेमिका के पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोपी पिता अनिल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जनपद औरैया का रहने वाला था प्रेमी। लवकुश चौबिया थाना क्षेत्र के खेड़ा हेलू गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो कहा जा रहा है कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, लेकिन प्रेमिका के पिता ने गोली मार दी, हत्या कर दी। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पिता को जांच की जा रही है। ये तस्वीर आई है प्रेमी की। युवक लव कुछ नाम से था और इसकी उम्र लगभग 21-22 साल है। ये अपने बहनों के यहाँ रह रहा था और रात ये अनिल यादव के घर पर संदिग्ध अवस्था में छत पर जब अनिल यादव को दिखाई दिया तो उसने पीछे से गोली मार दी और एट द स्पॉट इसकी मृत्यु हुई। अनिल यादव को हिरासत में ले लिया गया है और असला भी बरामद कर लिया गया है।
सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बुला देते अपने घर पे काम वाम करवा देते, ये नहीं जानते थे मार देंगे। अच्छा हाँ, बोर्ड के बुलाया, कहाँ बाहर कानपुर में था लड़का। अच्छा, तो कल ही आया था? हाँ, कल शाम के आओ, तुरंत वहीं से कानपुर से बुलाया था इन्हें। अच्छा, हाँ, तो वहाँ आओ आए के और ये पानी पी, तुरंत बुला लो लड़का के। क्या नाम क्या था उसका? लवकुश। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अब पुलिस इस मामले में कैसे जांच कर रही है? ये एकदम क्लियर दिख रहा है पुलिस को, जो स्टेटमेंट हमने सुनी उसमें तो एकदम ओपन शट केस है। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस जो कह रही है और जो परिजन, मृतक के परिजन कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मामला वो पूरी तरीके से लग रहा है कि हत्या की गई है। लेकिन एक तरफ ये बताया जा रहा है कि वो बहनोई क्या रहता था, तो वहीं पे मृतक के जो परिजन है वो कह रहे थे कि उसको औरैया जनपद के अजीतमल का रहने वाला है और उसको बुलाया गया था, कल उसको बुलाया गया था, जिसको लेकर के पुलिस की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल होने के बाद जो भी आगे कार्रवाई है वो आगे प्रचलित है। और जो आरोपी है, हत्या का आरोपी है, जो युवती के पिता है अनिल, विवेक इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है। अगर फैमिली कह रही है कि वो बुलाया ही गया था या वो यहाँ रह भी रहा था, दोनों ही सूरत में आप मार थोड़ी देंगे किसी को, आपको मारने का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है। इसकी तो जांच जरूरी है ना। पुलिस इसी बात की जांच कर रही है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था जिससे युवक जो है लवकुश वो मिलने गया था या उसको बुलाया गया था, इसकी भी पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। और पूरी गहनता से जांच करने के बाद अन्य जो कार्रवाई है, क्योंकि मृतक के जो परिजन है वो अन्य के साथ साथ उनके और परिवार के जो बेटे हैं, पत्नी है, उनके ऊपर भी आरोप लगा रही है, जिसको लेकर के पूरे जांच पड़ताल होने के बाद आगे विधिक कार्रवाई करने के बाद पुलिस आगे भी कार्रवाई कर सकती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर आगरा से आपको बताते हैं। फतेहपुर सीकरी में सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां जमीन को लेकर 3 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। 2 भाइयों ने बीच के भाई की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को उपलों के ढेर में जला दिया। काफी दिनों से चल रहा था पारिवारिक विवाद। सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत है। सूचना पर एसीपी समेत थाने की फोर्स पहुंची। शव के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर फोरेंसिक विभाग की टीम को भी बुलाया गया। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के दुलारा गांव की ये घटना है। शोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, कोई यकीन नहीं करेगा कि 2 भाइयों ने ही अपने भाई को मारा, उपले के ढेर में उसे जला दिया। डिटेल बताइएगा जरा, ये एकदम विचलित करने वाली खबर है। देखिए जीनत, आपने सुना होगा कि लालच बड़ी बुरी बला है और सेम ऐसा ही वाकया आगरा में हुआ है। फतेहपुर सीकरी का पूरा मामला है। 3 भाइयों में पहले संघर्ष होता है जमीन के बंटवारे को लेकर। उसके बाद 2 भाई मिलकर बीच के भाई की हत्या कर देते हैं पीट कर। उसके बाद उपलों में उसको छुपा देते हैं शव को और उसमें आग लगा देते हैं। पुलिस पहुंची है मौके पर। जो शव के जो पार्ट बचे हैं उसको भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। पूरे मामले की जाँच हो रही है। जी जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब जांच शुरू हो चुकी है। आप कितने भी शातिर हो, देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर आए तो फिर खुलासा हो ही जाता है। खबर कानपुर से आपको बता देते हैं। कानपुर देहात से जेके ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री के मजदूर कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। आसपास के लोगों की बात करें, राहगीरों में अफरा तफरी मची हुई है। फैक्ट्री में आग बुझाने के संसाधन न होने से आग फैली है। फायर ब्रिगेड के वाहनों ने कड़ी मशक्कत कर आग बुझाई है। फैक्ट्री में नए ई रिक्शा बनाने का काम हो रहा था। बिना अग्निशमन मानक के ये फैक्ट्री संचालित थी। सूचना पर पहुंचे एसपी ने फैक्ट्री की जांच पड़ताल तेज कर दी। अग्निशमन जो मानक को लेकर जांच के निर्देश दिए गए। थाना रनिया क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र रायपुर की एक घटना बताई जा रही है। नॉर्म्स है, उसमें कुछ कमियां हैं और ये बताया जा रहा है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इस विषय में हम जांच कर रहे हैं, हम देखेंगे और नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देखिए, मैं यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं मैं अभी आया हूँ तो मुझे तो यहीं का पता है और निस्संदेह ये गर्मी का मौसम है, फैक्ट्री में आग लगती है और हर जगह आग लगती है। लेकिन जो सुरक्षा के हमारे इंतजामात हैं फायर के संदर्भ में, वो पूर्ण है कि नहीं, इसको देखा जाना अति आवश्यक है।
और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, यानी कि देखिए, फैक्ट्री रातों रात तो बनती नहीं है और इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसकी इजाजत ली जानी भी चाहिए थी, लेकिन बिना नॉर्म्स के चल रही थी। अब बताइए क्या डिटेल आई है इस पूरे मामले में? आग लगी, क्या कुछ जानी नुकसान भी हुआ? देखिए, आग लगने का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ आया है। प्रथम दृष्टया अग्निशमन अधिकारी और फैक्ट्री मालिक बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट थी, लेकिन उसकी भी जांच का विषय है और उस पर भी जांच की जा रही है। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि जो फैक्ट्री थी, ये पेंट का इनका डिपार्टमेंट था, जहाँ पर ई रिक्शा जो बनते थे उसमें जो पेंट होता था उस जगह आग लगी है। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई है। वहाँ जो मजदूर थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी और इस फैक्ट्री में आग बुझाने का एक भी इक्विपमेंट नहीं था, जिसके चलते आग ने विकराल रूप लिया। अगर फैक्ट्री अग्निशमन मानक के अनुरूप चल रही होती, आग बुझाने के इक्विपमेंट होते, पानी वगैरह की व्यवस्था होती, तो शायद ये आग विकराल रूप न लेती। अभी कुछ ही महीनों पहले आपको रनिया क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगी थी और 6 मजदूरों को जलकर मौत हो गई थी। प्रशासन ने कहा था कि 2 महीने के अंदर सारी फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी और जो मानक के अनुरूप फैक्ट्रियां होंगी वो संचालित की जाएंगी, और जो फैक्ट्रियां अग्निशमन मानक के अनुरूप नहीं होंगी उनको नोटिस दिया जाएगा, हिदायत दिया जाएगा, समय दिया जाएगा और उनको अग्निशमन के मानक पूरे कराए जाएंगे। घटती है तो फिर प्रशासन कहता है कि अब हम एकदम जबरदस्त तरीके से काम करेंगे, फिर अगली घटना हो जाती है और प्रशासन का जो काम है वो जीरो नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक खबर कानपुर से आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। पैरामेडिकल छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बेटे के फोन न उठाने पर हॉस्टल पहुंचे थे पिता। कमरे में बेटे का लटकता शव देख पिता बेहाल हुए। कॉलेज प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। पिता ने पुलिस को सूचित किया। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। बांदा का रहने वाला मृतक छात्र स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के जीएसवीएम कॉलेज परिसर की घटना है। तो ये स्पेशल चाइल्ड बताया जा रहा है जिसने सुसाइड कर दिया है। खबर लखीमपुर से आपको बता देते हैं। जल जीवन मिशन के तहत बनी टंकी गिरने का मामले की जांच करने तकनीकी कमेटी आएगी। कमेटी में चीफ इंजीनियर स्तर के 3 अधिकारी भी शामिल होंगे। मामले में एक्सीएन योगेंद्र नीरज, एई एहसान खान को नोटिस, टीपी और कार्यदायी संस्था वीटीएल को भी नोटिस जारी किया गया है। योगेंद्र नीरज के भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे हैं। ईसानगर के शेखपुर में टंकी फटने के बाद लोगों में आक्रोश है। तो सोचिए, जो जल जीवन मिशन के तहत काम हो रहा है उसमें किस तरह का स्कैंडल है ये, सोचिए आप। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। टंकी कब बनी, कितने समय का एक टाइम पीरियड था कि इस समय तक तो कम से कम मरम्मत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं। खबर आगरा से आपको बता दें, मामूली विवाद को लेकर सड़क पर चाकूबाजी हुई है। सड़क पर युवक को चाकू मार के लहूलुहान किया गया। 4 युवकों पर चाकूबाजी करने का आरोप है। हमले से अंकुश नाम का युवक बुरी तरह से जख्मी हुआ है। पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए भेजा। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के लाल दरवाजे का ये मामला बताया जा रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, चाकूबाजी की घटना है ये, क्या कारण रहा और अब जांच कैसे आगे बढ़ रही है? जी देखिए, आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के स्मारक के पास लाल दरवाजे का है। इनमें कोई युवकों में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था एक दिन पहले। उसके बाद जैसे ही रात्रि में युवक वहां जा रहा था तो कुछ युवक वहां पर आए और चाकूबाजी कर हमला कर दिया। कई प्रहार चाकू से किए, जिससे वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। हालांकि मामले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायल युवक का मेडिकल भी कराया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर बरेली से आपको बता देते हैं। नाली विवाद में जमकर चले 2 पक्षों में लाठी डंडे। नाली का बहाव रोकने के बाद 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। मारपीट में कई लोग जख्मी हैं, सभी कराए गए भर्ती। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कैंट थाना क्षेत्र के क्यारा गांव की घटना बताई जा रही है। मतलब नाली को लेकर, उसका पानी किधर बहे ना बहे, इस बात को लेकर विवाद हुआ है। मारपीट, कई लोग जख्मी हुए हैं और इतने जख्मी हुए कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस तक मामला पहुंचा, जांच शुरू कर दी गई। और दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, काफी लोग जख्मी नजर आ रहे हैं। मतलब ये नाली के पानी को लेकर इस तरह से लड़े हैं, हैरान होंगे लोग, सुनेंगे भी तो।
देखिए, पड़ोसी हैं आपस में, नाली के पानी को निकासी को लेकर विवाद हुआ। पहले तो बात सिर्फ आपस में कहासुनी को लेकर थी, उसके बाद एक कहासुनी कब हिंसक रूप में बदल गई और जमकर फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें कई लोगों की चोट लगी है, जिनको इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तमाम लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष ने इस पूरे मामले की शिकायत की है। इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, FIR दर्ज करने की बात कह रही है और दोनों को ताकीद किया गया कि अगली बार से इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है तो इनको मुचलका पाबंद किया जाएगा, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर बरेली से आपको बता देते हैं, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। महिला के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। बरादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा की घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आई है घटना का। दरअसल वीडियो वायरल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि घर में घुसकर और फिर महिला को पीटा गया है। ये देखिए कैसे झपटे हुए हैं एक महिला के ऊपर। ये हालांकि कुछ लोग बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं और किसी एक ने मारपीट का वीडियो बनाया और फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये तस्वीरें, हालांकि ये भी लग रहा है कि वीडियो बनाने वाले ने छुप के ही ये वीडियो बनाया है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहा जा रहा है कि कुछ दबंग किस्म के लोग इस घर में घुसे थे जिन्होंने महिला से मारपीट की। और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये पूरी खबर बताइएगा। देखिए, बारदरी थाना क्षेत्र के नवादा का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि युवती को लेकर दबंगों ने जमकर मारपीट किया। वो घर के अंदर उसके घुस के मारपीट की और बताया इस मारपीट के दौरान जब युवती बेहोश हो गई तब ये दबंग वहां मौके से उसको छोड़कर भागे। बताया जा रहा है पूरे मामले का जो घटना का CCTV वीडियो है वो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल के आधार पर ही पीड़िता ने शिकायत इस मामले में दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले में मुकदमा दर्ज कर रही है। जो आरोपी दबंग है मौके से फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी की जल्द बात कह रही है। दीपक, ये स्पष्ट कीजिएगा कि मारपीट का कारण क्या रहा? क्या ये प्रेम संबंध का मैटर है या कोई और लड़ाई थी? महिला के साथ मारपीट क्यों की? फैमिली वाले बाकी कहाँ थे? ये थोड़ा बताइएगा, कारण, मूल कारण। पूरा मामला यह है कि छीटा कसी को लेकर आपस में दोनों ही आस पड़ोस के लोग हैं। इस बात को लेकर उनमें विवाद था और ये विवाद इतना बढ़ गया, इतनी कहासुनी हो गई कि वहाँ तमाम लोग तमाचाबीन बने रहे। जो दबंग थे वो युवती को घर के अंदर घुस के मारते रहे और जो मारपीट करने वाले में जो शामिल है वो महिलाएं भी उसमें शामिल है। वो भी उस युवती के साथ मारपीट करते रहे, मगर कुछ लोग थे जो बीच बचाव कर रहे थे। मगर इस पूरे घटनाक्रम में जो दबंग लोग हैं वो भारी पड़े। उन्होंने युवती की जमकर पिटाई लगाई, जिसके बाद युवती बेहोश हो गई। उसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की बात कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक महिला को झुंड बना के आप जाके पीटेंगे तो भारी ही पड़ेंगे। पुलिस को चाहिए कि इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करे। खबर सिद्धार्थनगर से आपको बता दें, बाग में संदिग्ध अवस्था में युवती का शव मिला। आशंका है कि इस युवती की हत्या की गई। परिवार का कहना है कि कल रात से ही गायब थी। मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक विभाग की टीम जांच में जुटे हुए हैं। थाना क्षेत्र उसका बाजार के टोला तिनुआ की घटना बताई जा रही है। और राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, इस लड़की की पहचान हो पाई? क्या बताया जा रहा है? आपको बता दें, ये पूरा मामला उसका थाना क्षेत्र के सोहास सुमाली टोला के तनुआ की घटना है। जो लड़की है वो कल शाम से ही गायब थी। परिवार वालों का जैसा कहना है कि कल शाम से गायब थी और हम लोग तलाश कर रहे थे और सुबह में उसकी एक जो है बाग है उसमें लाश मिली है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच कर रही। इस बारे में पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस का ये कहना है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो आसपास के लोग हैं जो उनका यही कहना है कि युवती की हत्या करके यहाँ डाला गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लास्ट टाइम किससे मिली, किससे बात की, अगर मोबाइल था तो इन्वेस्टिगेशन उसके जरिए भी हो सकती है।
खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर हटने लगे हैं अवैध निर्माण। नेपाल सीमा से सटे जिलों में गर्जा बुलडोजर से बॉर्डर इलाके में ध्वस्त किए जा रहे हैं अवैध निर्माण। सीमा क्षेत्र के 15 किलोमीटर के दायरे में चलाया गया अभियान। अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई हुई है। बहराइच में 6 अवैध कब्जाधारों पर कार्रवाई हुई है। श्रावस्ती में 12 अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। सिद्धार्थनगर में 12 अवैध निर्माण जो है वो चिन्हित हुए हैं। महाराजगंज में 1 अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया है। लखीमपुर में पलिया के कृष्णा नगर कॉलोनी में एक्शन। पलिया में मस्जिद के अस्थायी निर्माण को हटाया गया। उधर बहराइच में 6 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। 7 अवैध मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती में 12 बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर भी गाज गिरी। तो महाराजगंज में नो मेंस लैंड से मजार हटाई गई है। तो बहराइच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद श्रावस्ती 17 अवैध मदरसे 119 अवैध कब्जे जो हैं वो हटाए गए। उसके अलावा सिद्धार्थनगर के बारे में जानकारी हमने आपको दी, 11 अवैध कब्जे हटाए गए। और दरअसल मुख्यमंत्री ने लंबे समय से निर्देश दिए हुए थे, कल से ही ये पूरा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। महाराजगंज से 19 अवैध कब्जों को खाली कराया गया। बलरामपुर में 7 अवैध कब्जे जो हैं वो हटाए जाते हैं। बहराइच में 89 अवैध कब्जे हटाए गए। देखिए, चाहे अवैध रूप से इनको विदेशी फंडिंग की बात करें, अवैध रूप से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की शंकाओं की बात करें, अवैध रूप से राष्ट्र के खिलाफ तमाम एक्टिविटी और लोगों को संरक्षण देने की बात करें, ये कहीं न कहीं से हमेशा चर्चा रही है कि ऐसे स्थान इनके लिए मुफीद रहते हैं। और इन मदरसों की आड़ में राष्ट्र विरोधी ताकतों को कहीं न कहीं बल प्रदान होता है। तो राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि उत्तर प्रदेश की धरती पर न होने देंगे, इसके लिए पूरी तरह हम लोग संकल्पित हैं। हम लोगों का संकल्प है कि जो भी अवैध गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, प्रदेश के विकास में बाधक गतिविधियां, हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से भारत समाचार के संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान ओपी राजभर ने क्या कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, नोट छापे जा रहे हैं वहाँ मदरसों में जहाँ कार्रवाई हो रही है, आपने अभी कहा। प्रयागराज में आपने देखा कि मदरसे में नोट छापी गई, छापते हुए पकड़े गए। कुशीनगर में पकड़े गए। जो लोग मदरसे जिस उद्देश्य से खोला गया है कि शिक्षा देना है, तो शिक्षा के लिए जो मदरसे चल रहे हैं, जहां शिक्षा दी जा रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, हम उसकी गारंटी लेते हैं। लेकिन मदरसे खोल करके उसमें अगर आप गलत तरीके से आवासीय बना लेंगे, लोगों को शरण देंगे रहने के लिए, नोट छपवाएंगे, ऐसे लोग अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। और मदरसों की जांच भी चल रही है, इस तरह के जो मदरसे हैं जो नोट छापते हैं। बिल्कुल, जहां से शिकायत मिल रही है उसकी जांच हो रही है। एक सवाल ये था, रोहिंग्या मुसलमानों को भी चिन्हित किया जा रहा है। देखिए, जो लोग देश के नागरिक नहीं हैं, नागरिकता नहीं लिए हैं, यहाँ क्यों रह रहे हैं? जब सरकार 2 साल पहले कानून ले आई कि हम नागरिकता देने का कानून है, तो यही विरोधी सपा बसपा कांग्रेस वाले यही न कहते थे कि ये नागरिकता छीनने का कानून है। तो उस 2 साल हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं नागरिकता लेते हैं अपना? तो अगर नहीं ले रहे हो तो क्या कारण है? और कारण है तो फिर उसका निवारण भी है हमारे पास। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। देश भर में पाकिस्तान से आए नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच बरेली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान 3 महीने से फरार है। आज उसके खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाने का मामला दर्ज है। 3 महीने पहले बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाने में बेसिक शिक्षा विभाग ने शुमाइला खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। शुमाइला खान फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में सहायक अध्यापक के पद पर काम करती थी। जांच के दौरान ये पता चला कि वो मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक हैं। एप्लीकेशन में लिख के दो, जल्दी फिर मैं उठूंगा।
प्रॉब्लम ये है लोगों इसमें एक प्रकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के द्वारा संज्ञान में लाया गया था। उसके उपरांत उन्होंने संबंधित शिक्षिका की जांच कराई थी और संबंधित जनपद रामपुर से उनके जो अभिलेख थे उनका सत्यापन कराया था और सत्यापन के उपरांत जो तथ्य संज्ञान में आए थे तदुपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के द्वारा जांच के बाद जो है लगभग आज से 4 माह पूर्व ही उनकी जो है सेवा समाप्त की जा चुकी है। वर्तमान में विभाग में कोई भी जो है इस तरह का जो कार्मिक है वो कार्यरत नहीं है। तो इस महिला के बारे में अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि जॉब्स पा जाते हैं और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता सही से? क्या इतना आसान है नौकरी पाना? खबर बदायूं से आपको बता देते हैं। सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है, एक घायल। कार ने बाइक सवार को रौंद दिया, बाइक सवार घायल हो गया है गंभीर रूप से और बच्ची की मौके पर मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम है। जरीफनगर थाना क्षेत्र के उस्मानपुर पेट्रोल पंप के पास की ये घटना है। तो ये बाइक पर जा रहे थे, एक एक्सीडेंट का शिकार होते हैं जिसमें बच्ची की मौत हो जाती है और जो बाइक चला रहा था वो इंजर्ड है। बच्ची छोटी सी आप देख पा रहे हैं। विपिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। विपिन, ये हादसा कैसे हुआ बताइएगा। जी भैया, पूरा मामला थाना क्षेत्र के उस्मानपुर पेट्रोल पंप के पास का है। यहाँ पर आर्टिका गाड़ी में बाइक सवार जो है बच्ची बैठी छोड़ दिया। हालांकि बच्ची को जब बाइक में जब जाके चोट लगी, जाके उसको रोका गया था तो बच्ची को फिर गंभीर चोट आई थी, यहाँ उसको अस्पताल भेज भेजा गया था। डॉक्टर ने मदद कोशिश कर दिया। उसके बाद आपको बता दें, सबसे बड़ी लापरवाही आर्टिका कार चालक के सामने आई। बच्चों को बताया जा रहा है कि आर्टिका कार सवार जो था वो या तो दिन में था तो दिल्ली की तरफ से शायद आ रहा था। इस सेक्टर में ये हादसा हो गया। 25 सबको कब्जे में लेकर पुलिस ने भेज दिया है और इसको पुलिस में कार्रवाई की जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। देवरिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सीएम का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय जैसोली का उद्घाटन किया। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। 501 विकास परियोजनाओं का वो लोकार्पण करते हैं और 667 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। शिलान्यास योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक भी वितरित किए गए हैं। तो मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया है। तस्वीरें कुछ जो हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने कार्यस्थल पर प्रदर्शनी जो है वो भी देखी है और 501 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये पूरा प्रोग्राम जो है, ये स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो 667 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम जो है वो खर्च की गई है। देवरिया से तस्वीर। राजकीय महाविद्यालय जैसोली का उद्घाटन किया, यानी कि स्कूल देखिए अच्छा एक सौगात है। खबर वाराणसी से आ रही है। रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमले का मामला डीएम कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। करणी सेना के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को वो ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को एक बयान दिया जिसका बवाल आज भी नहीं थमा है और अलग अलग मौकों पर उनके ऊपर हमले हुए हैं। ताजा हमला परसों होता है। उसके बाद से समाजवादी पार्टी जो है वो काफी एग्रेसिव है। कल ही अखिलेश यादव ने कहा था, आप डराने की कोशिश कीजिए, झुकाने की कोशिश कीजिए, ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे, और ये सब बीजेपी करा रही है। अखिलेश यादव डायरेक्ट प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हैं। खैर, सपा के कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं और ज्ञापन सौंपते हैं। खबर मथुरा से। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी में उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। बांके बिहारी के चरण दर्शन के लिए भक्तों का उमड़ेगा सैलाब। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एसएसपी डीएम का प्लान तैयार है। अक्षय तृतीया पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। डीएम सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार ने वृंदावन का निरीक्षण किया है। मंदिर और आसपास के क्षेत्र 3 जोन और 9 सेक्टर्स में विभाजित है।
खबर उन्नाव से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के खंबौली गांव के सामने 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनी है। एयर स्ट्रिप का उद्देश्य युद्ध के दौरान एयरबेस को निशाना बनाए जाने पर लड़ाकू विमानों को एक्सप्रेसवे पर उतारकर दुश्मन मुल्क पर वार करना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत को पाकिस्तान गीदड़ भभ की देकर डराने का प्रयास कर रहा है, इसके बाद भारत की सेना भी लगातार अलर्ट मोड पर है। हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर है और हमारे पीछे वो एयर स्ट्रिप है जहां पर भारत की सेना इससे पहले युद्धाभ्यास कर चुकी है। 2 बार इससे पहले सेना इसी एयर स्ट्रिप पर टचडाउन करके युद्धाभ्यास कर चुकी है। चूंकि यदि भविष्य में ये देखते हुए कि भविष्य में यदि कभी लड़ाई की युद्ध की जरूरत पड़ती है तो ये एयर स्ट्रिप वायुसेना को काफी मददगार साबित होगी। जो भारत की सेना है वो लगातार पड़ोसी मुल्क के छक्के छुड़ा सकती है, उन्हें पानी पिला सकती है। उन्नाव से भारत समाचार के लिए संकल्प दीक्षित। आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरदोई से खबर आ रही है, मजरा जसकरण खेड़ा में मारपीट, लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। कासिमपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बिंदौरा मजरा जसकरण खेड़ा में मारपीट, मतलब लोगों में मारपीट को लेकर आप देखिए हर दूसरी खबर मारपीट की। लोग आपस में इतना लड़ते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, मरने मारने पर उतारू होते हैं। देखिए युद्ध का मैदान बना हुआ है, ये सबके हाथ में लाठियां हैं और महिलाएं भी नजर आ रही हैं। तुम कहाँ लड़ रहे हो? हम भी खबर संभल से आपको बता देते हैं, बीजेपी नेता गुलफाम यादव की हत्या का मामला, हत्या के आरोपी पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिता 10 मार्च को जा चुके हैं जेल। रवि यादव पिता महेश यादव साजिश में जा चुके हैं जेल। आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिता पर एक और केस दर्ज है। अब तक दोनों बाप बेटे पर 4 केस दर्ज हुए हैं। जुनावई थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुनील, पहले पूरा मर्डर केस बताइएगा और क्या हुआ है इसमें? जी मैं बता दूं, ये बीजेपी नेता थे गुलफाम यादव, जो वरिष्ठ बीजेपी नेता चलाए जाते थे। उनके साथ में 10 मार्च को घटना घटित हुई थी और इंजेक्शन लगा करके उनकी मौत के घाट उतार दिया गया था। उसको लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया था चौराहे खिलाफ नामजद, जिसमें जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख रवि यादव था और उसके बाप से जो मौजूदा प्रधान है और कुछ 4 लोग अन्य भी थे, उनको लेकर के पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पहले। और जो अन्य प्रशासन नाम आए उनको भी मतलब कुल मिलाकर पहले जेल जा चुके हैं और बाकी के जो नामजद होगा उनकी तलाश में पुलिस जुटी है। लेकिन ये जो ब्लॉक प्रमुख जो रहे थे, जो आरोपी लोग, उनके खिलाफ जमीन कब्जाने का भी मुकदमा दर्ज हो चुका है और एक किसी की हत्या हुई थी, उसमें साजिश भी शामिल होने का मुकदमा दर्ज हो चुका है। 10 मार्च से लेकर अब तक कुल मिलाकर उन पर 4 जो केस हैं वो दर्ज हो चुके हैं। इस जुनाबी थाना क्षेत्र का मामला है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर लखनऊ से आ रही नवविवाहिता से जुड़ी ये खबर है। मारपीट का आरोप लगा है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगंज में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। देखिए मारपीट नहीं, आत्महत्या। परिवार वाले कर रहे हैं बवाल और जांच की मांग। बड़ी खबर। परिजनों में भारी आक्रोश, पुलिस समझाने में जुटी हुई है। और अलीगंज थाना क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। क्या ये सुसाइड है
या फिर मर्डर है, मेंटल टॉर्चर है, फैमिली क्लैशेस हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये। लेकिन जो शुरुआती खबर आ रही है वो ये कि एक न्यूली मैरिड लेडी थी, नवविवाहिता, उसने सुसाइड कर लिया है। अलीगंज थाना क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर झांसी से, डायलिसिस टेक्नीशियन की मौत का मामला ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मृतका की सास पर अक्सर ताने देने का आरोप। शहर कोतवाली क्षेत्र नई बस्ती संगम विहार का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर। एक और सुसाइड से जुड़ी खबर। शहर कोतवाली क्षेत्र नई बस्ती संगम विहार का मामला। ये तस्वीर उस महिला की जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या ससुराल वाले इतना मेंटल टॉर्चर कर रहे थे, ये जांच का विषय। लेकिन सुसाइड सोल्यूशन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता। और एक आम इंसान होने के नाते तकलीफ होती है जब ऐसी खबरें आती हैं कि विवाद में लोग सुसाइड कर लेते हैं। खबर औरैया से आपको बता देते हैं, देवकली मंदिर की जमीन रिश्तेदारों के नाम की 3 लेखपालों समेत 10 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नायब तहसीलदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लेखपालों पर अभिलेख चोरी, हेराफेरी का आरोप है। लेखपाल अंकित तिवारी समेत अन्य पर भी केस दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी सहित 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज। और देवरिया मुख्यमंत्री योगी